हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि पे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के कृतिका बुक से रीढ़ की हड्डी। इस चैप्टर के राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और आज हम करेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्नोत्तर हमारे रीढ़ की हड्डी चैप्टर के अभ्यास में से लिए गए हैं। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती है। हर ज़माने की अपनी स्थिति होती है। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। रीढ़ की हड्डी कहानी जो है, इसमें राम स्वरूप जी अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर रहे हैं। इसमें जो दृश्य दर्शाया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। राम गोपाल प्रसाद जी और उनका लड़का हेमा को देखने के लिए, जो कि राम स्वरूप जी की बेटी है, उनको देखने के लिए उनके घर आते हैं। और इस दौरान जो वाक़या होती है, इस कहानी में इसी वाक़या को दर्शाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप पढ़ोगे आपको अच्छा मज़ा आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। राम स्वरूप जी की बेटी जो है ग्रेजुएट है, लेकिन वो लड़के वाले को बताते हैं कि लड़की जो है वो मैट्रिक पास है, 10वीं तक ही पास है। क्योंकि जो लड़का देखने के लिए आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो वह घर का काम ठीक से नहीं करेगी, हमारे घर परिवार में नहीं रह पाएगी। तो इसलिए उसने सिर्फ 10th पास यानी कि मैट्रिक पास लड़की चाहिए थी। इसीलिए राम स्वरूप जी अपनी बेटी की जो उच्च शिक्षा है उसे छिपा रहे हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। उपयुक्त बात उनकी इसी विवशता को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है। राम स्वरूप जी चाहते हैं कि उनकी बेटी जो पढ़ी लिखी है वो ये बताए कि वो सिर्फ मैट्रिक पास है और विनम्र व्यवहार से उनके सामने आए, सज धज के आए। जबकि उनकी बेटी हेमा को ज़्यादा सजना धजना पसंद नहीं है, पढ़ी लिखी है और वो सीधी बात बोलने वाला उनसे है। तो इस प्रश्न का आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की भी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा दिया जाता है, समान दर्जा प्राप्त है। तो बहुत ही आसान शब्द में, ये आसान भाषा में आपका आंसर है ये, और बड़े ही आसानी से आप इसे पढ़ोगे और आपको याद रह जाएगा। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार देते हैं। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं, जो कि वे इस तरह के आचरण के से इस संबंध को की मधुरता जो होती है और जो संबंध की जो गरिमा होती है उसको कम कर रहे हैं। रामस्वरूप अधिक आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। बिल्कुल सही आंसर लिखा है। अगर रामस्वरूप जी आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था।
उन्हें ये करना क्या चाहिए था, मजबूती से अपनी बेटी के पास खड़ा होना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था और उन्हें अपनी बेटी की इच्छा पे गर्व करना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा हासिल करना कोई आसान बात नहीं होता है, ये एक तपस्या होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की उन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? लड़का का नाम है शंकर और लड़की जो है उसके बारे में कुछ पहले से जानकारी है, तो वो जब लड़का और लड़की का आमना सामना होता है तो उसे पहचान जाती है और उसके बारे में कुछ बताती है। तो आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी। उमा जो थी गोपाल प्रसाद के विचारों से पहले से खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। ठीक है, क्या अवगत कराया, आइए देखते हैं। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था, पहला। दूसरा है, तो दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। तो यह है लड़का जिसके लिए जो लड़की के पिता हैं वो अपने बेटी की उच्च शिक्षा छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। तो और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला सवाल है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? शंकर जैसे लड़के की या फिर उमा जैसी लड़की की? तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। समाज में आज उमा जैसी व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी, जो स्पष्टवादिनी का अर्थ होता है स्पष्ट बोलने वाली, सीधे मुंह पे, तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा। जो आत्मविश्वास से भरी थनिडर हो, इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते। सही है, जिसकी सोच ही गलत है कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो तभी वो घर चला सकती है, तो फिर सोच ही गलत है, तो वो क्या समाज को नया दिशा दिखाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीढ़ की हड्डी है, उसकी शीर्षक जो है रीढ़ की हड्डी, वो क्यों दी गई है इस कहानी को, तो इसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है। आंसर कुछ इस प्रकार लिखिएगा। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है, जैसे जो शरीर को मुड़ने में, बैठने में, झुकने में, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के साथ स्थान पर उनका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है। यह एकांकी समाज में व्याप्त उन विकारों को कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं को गुलाम बनाकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा। यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि सच में उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम था और वो ठीक से बैठ नहीं पाता था। उमा ने उसके रीढ़ की हड्डी की तुलना आज के समाज से की है। अगर सोच ही गलत होगी, जो सोच है वही तो समाज को बनाता है, वही तो एक्चुअली रीढ़ की हड्डी होती है। अगर सोच ही गलत है तो हमारे समाज का जो पुनर्निर्माण है, जो उसका प्रोग्रेस है, वो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? आंसर है, कथा वस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचार से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी परिस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है, उसका माध्यम उमा ही है। बिल्कुल सही आंसर है, और इसमें कुछ भी ना कट करते हुए आप ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। 9वां का क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है। रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप, पहले रामस्वरूप लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। दूसरा है राम गोपाल जो कि शंकर लड़के के पिता हैं, तो उनके बारे में राम गोपाल लिख के हम डैश देंगे, और फिर लिखेंगे राम गोपाल निहायत ही चालाक, बड़ बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। 10वां सवाल है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उनके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। अगला क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। हमने इसे 1 2 3 करके लिख रखा है पॉइंट वाइज, ताकि इसको याद करने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट है, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। चौथा है, महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। और 5वां है, समाज में महिला को समान भागीदारी दिलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। 6ठा पॉइंट है, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए वो दिए हो, इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।